नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32। तो जो हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है तो अनुच्छेद 214 में दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा, तो ये याद रखिएगा। अगर हम 124 की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधानों की बात कही गई है। अनुच्छेद 226 देखें तो इसमें रिट अधिकारिता की बात कही गई है, इसकी हाई कोर्ट की। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, खासकर क्योंकि जितने भी आर्टिकल हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था, उसमें भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। अगर चाहें तो आप उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 32 इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के केस में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ये कथन और कारण के रूप में है कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ये कथन है। इसका कारण है कि इसे अनुच्छेद 226 के तहत ये शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये रिट जारी कर सकता है, हमने पीछे ही देखा पिछले क्वेश्चन में कि रिट जारी करने का अधिकार इसको दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार या किसी अन्य मामले में रिट जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 226 तो ये भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 226 से ही इसको ये अधिकार मिला हुआ है रिट जारी करने का। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका कारण भी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये अनुच्छेद 217 में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में है। तो इसका कथन है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे भारत में होता है, जबकि इसका कारण है यह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि जो इसका क्षेत्राधिकार है ये पूरे भारत में नहीं होता है, क्योंकि भारत में जो है एकीकृत न्याय प्रणाली कार्य करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेड होता है, बाकी सारे कोर्ट जो हैं उसके अधीन कार्य करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ए गलत है जबकि आर सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है संविधान में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि इसका कारण है यह केवल अनुच्छेद 32 के तहत कार्य करता है। तो ये हमने अभी पीछे ही देखा था कि अनुच्छेद 226 के तहत इसको रिट अधिकारिता मिली गई है मौलिक अधिकारों के मामले में, कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें 226 के तहत यह रिट जारी करता है। ठीक। तो ये 32 अनुच्छेद दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है, जबकि इसका आर जो कारण है वो गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ का जो प्रावधान है तो हमने देखा था कि अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 3 में अनुसूचियों से संबंधित वीडियो भी हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के एक बार उसको देख सकते हैं। और ये जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है तो अनुच्छेद 219 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, जबकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। तो कथन है कि उच्च न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी अभिलेख न्यायालय है,
जबकि इसका कारण है कि इसे इसके निर्णय भविष्य में प्रमाण के रूप में उपयोग होते हैं। तो जो अभिलेख न्यायालय होता है, तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति इसको अनुच्छेद 215 से मिली हुई है। ये अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये होता है कि इसके जो भी निर्णय होंगे भविष्य में रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं। साथ साथ ये अपनी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है अगर कोई इसकी अवमानना करता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसका कारण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अभिलेख न्यायालय से संबंधित। जो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय की तरह है। ठीक, तो ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, 215 और 129। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ था तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1862 में। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि 1862 में ही इसके बाद बंबई, फिर उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर सबसे पहले पूछता है तो कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। तो जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय संसद के अधीन होता है, जबकि इसका कारण दिया हुआ है कि संसद इसके अधिकार को बढ़ा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, जबकि इसके संसद इसके अधिकारों को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि ए गलत है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? तो उच्च न्यायालय है तो निचली अदालतों के ऊपर नियंत्रण रखेगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि इसको जो अपीली न्यायालय की शक्ति मिली हुई है, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट भी अपील कर सकते हैं या किसी अधीनस्थ न्यायालय के जो मामले होंगे उनके मामले में भी आप अपील कर सकते हैं। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी है कथन और कारण के रूप में। इसका कथन है कि उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है, जबकि इसका कारण है कि निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। यानी जुडिशियल रिव्यू यही बात कहता है कि जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि आप पिछले निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो जो इसके हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनके वेतन का निर्धारण जो करता है कि वेतन कितना होगा, तो ये संसद करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर हम देखें कि जो वेतन दिया जाता है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये याद रखिएगा। संचित निधि जो होती है राज्य की, उसी से इनको वेतन दिया जाता है। जबकि जब रिटायर होते हैं न्यायाधीश, चाहे हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के, तो रिटायर होने पे इनको केंद्र की जो संचित निधि होती है तो केंद्र से ही दिया जाता है वेतन। ठीक, और वेतन से संबंधित बात करें तो अनुसूची 2 में इसका प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, हालांकि अनुसूची से संबंधित वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। तो इसका जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय रिट केवल मौलिक अधिकारों के लिए जारी कर सकता है, जबकि इसका कारण दिया हुआ है कि यह अनुच्छेद 226 के तहत सीमित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट अगर केवल नहीं लिखा होता तो सही है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए तो जारी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 226 में वर्णित है। रिट क्या होती है? तो हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो पांच की पांचों रिटों को डिटेल में पढ़ा था। आप जा करके एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको रिट कंफर्म हो जाएगा क्या होती है, कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो प्रक्रिया है वह किसके समान है? ऑप्शन ए क्या राज्यपाल के समान है, ऑप्शन बी क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी संसद। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही इनको हटाया जा सकता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है, तो अगर लोकसभा में आता है तो 100 मेंबर के हस्ताक्षर होने चाहिए पहले। अगर राज्यसभा में आता है तो मिनिमम 50 मेंबर के पहले हस्ताक्षरित होना चाहिए। उसके बाद ही सभापति या संबंधित अध्यक्ष के पास जाएगा। उसके बाद भी अध्यक्ष के पास ये ऑप्शन होता है कि उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। दो रीजन दिए गए हैं जिसके कारण ही इनको हटाया जा सकता है। तो पहला है
कदाचार का मामला और दूसरा है अक्षमता, मतलब ये कार्य करने के लिए मतलब काबिल नहीं है, तब दो ही कंडीशन में इनके खिलाफ मतलब कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ भी जब एक्सेप्ट होने के बाद 2/3 बहुमत से तो अलग अलग दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। यानी ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ही इससे संबंधित है, जिसमें कथन और कारण के रूप में दिया गया है। तो कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना कठिन है, जबकि इसका कारण दिया गया है क्योंकि इसके लिए संसद में विशेष बहुमत होना चाहिए। तो हमने पीछे भी इसी को डिस्कस किया, इनको हटाने की प्रक्रिया जटिल है क्योंकि सबसे पहला तो केंद्र के अगर प्रस्ताव आता है किसी भी सदन में तो 100 मेंबर लोकसभा के केस में, 50 मेंबर के केस में हस्ताक्षर होना चाहिए राज्यसभा के केस में। इसके बाद ये जाएगा सभापति या अध्यक्ष के पास, वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद समिति के पास जाएगा जो कि जांच करेगी। उसके बाद ये जिस सदन में जाएगा वहां से विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। उसके बाद ये अगले सदन में जाएगा, वहां भी विशेष बहुमत से पारित होगा, उसके बाद ही इनको हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया जटिल है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही उत्तर हो जाएगा इसका, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसका कारण भी है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद यानी अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है अनुच्छेद जो अधिनियम है 1861 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी है 1950 का अधिनियम या ऑप्शन डी है 1947। तो जो इसकी स्थापना की गई थी तो 1862 में की गई है। हमने पीछे देखा 1862 में जो अधिनियम था तो 1861 का अधिनियम था जिसके तहत हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें से सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद बंबई और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में इनकी स्थापना की गई थी। ये क्रम भी याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य तक सीमित होता है, जबकि इसका कारण है कि यह राज्य की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही हो जाएंगे क्योंकि जो इसका क्षेत्राधिकार है तो राज्य तक ही सीमित होता है और जबकि इसकी जो न्यायिक व्यवस्था है वो सर्वोच्च होती है राज्य में। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसकी सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरित कौन कर सकता है, यानी ट्रांसफर कौन कर सकता है इनका? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त भी करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। हालांकि इनको जो परामर्श होता है तो परामर्श तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के बाद ही इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 222 में इसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, जबकि इसका कारण दिया गया है कि ये असंवैधानिक कानूनों को रद्द भी कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ होता है कि जो पूर्व में दिए गए निर्णय हैं उनकी समीक्षा कर सकता है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। साथ साथ यदि कोई ऐसा निर्णय दिया गया है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को यह रद्द भी कर सकता है, यानी कोई राज्य विधानमंडल अगर ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो इसको रद्द भी कर सकता है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोई भी कानून को रद्द कर सकता है, जिस प्रकार हमने आच्छादन का सिद्धांत पढ़ा था अनुच्छेद 13 में। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो अनुच्छेद 217 दो में इसका प्रावधान किया गया है। तो जो शर्तें बताई गई हैं कि पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो नागरिक होना तो बिल्कुल कंपलसरी है, कि अगर नागरिक नहीं होगा तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता। दूसरा है कि ये 10 वर्ष तक कम से कम न्यायिक पद पर रहा हो या कि 10 वर्ष तक ये हाई कोर्ट में वकील या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ठीक, तो पहला तो जरूरी है कि नागरिक होना जरूरी है। दूसरा ये है कि 10 वर्ष तक इसको न्यायिक या तो अनुभव हो या तो 10 वर्ष तक ये वकील के रूप में कार्य किया हो। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 वर्ष की वकालत हाई कोर्ट में होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय केवल अपीली कार्य करता है, जबकि इसका कारण दिया गया है कि इसे मूल अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त है। तो ये केवल अपीली नहीं होता, इसमें एक मूल अधिकारिता भी प्राप्त है, साथ साथ मौलिक अधिकार से संबंधित भी इसको अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि ए गलत है जबकि इसका कारण सही है। ठीक, तो ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के निर्णय जो होता है निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, जबकि इसका कारण दिया गया है कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है इसलिए जो भी इसके निर्णय होते हैं तो निचली जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं राज्य के अंदर तो उन पे बाध्यकारी होते हैं इसके निर्णय। उसी प्रकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? तो आमतौर पर तो ये जो राजधानी होती है राजधानी पर ही इनका मुख्यालय होता है, लेकिन इनको तय करता है राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति तय करता है किसी भी हाई कोर्ट का कि मुख्यालय कहाँ होगा। जैसे एमपी की राजधानी तो है भोपाल, भोपाल राजधानी है, जबकि इनका हाई कोर्ट जो है तो वो जबलपुर में है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में दिया गया है। जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी कि अभिलेख न्यायालय की बात कर रहा है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद 215 में वर्णित किया गया है कि जो हाई कोर्ट होता है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। जबकि इसका कारण यह है क्योंकि इसके रिकॉर्ड स्थायी रूप से रखे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ही होता है कि इसके जो रिकॉर्ड होंगे तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए मतलब रिकॉर्ड के रूप में रखे जा सकते हैं और दूसरा अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय जो होता है तो इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? या राज्यपाल बढ़ाता है, या संसद बढ़ाती है, या राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री? तो जो संसद है तो संसद को अनुच्छेद 230 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है कि इसके क्षेत्राधिकारों को यूटी जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश वहां तक बढ़ा सकती है या वहां से कम कर सकती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ये अधिकार संसद को मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण के रूप में दिया गया है। जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय व्यक्ति और सरकार दोनों के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि इसका कारण दिया है इसकी रिट शक्ति व्यापक है। तो रिट शक्ति तो हमने पीछे भी देखा कि अनुच्छेद 226 में इसको रिट शक्ति दी गई है। इसमें मूल अधिकार या किसी अन्य मामले में रिट जारी कर सकती है, जो कि 5 प्रकार की होती है। एक तो हमने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक परमादेश, परमादेश। एक होता है उत्प्रेषण। एक होता है अधिकार प्रेक्षा और एक होता है प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट के पास ज्यादा मतलब इसमें ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं क्योंकि ये मूल अधिकारों के अलावा भी रिट जारी कर सकता है और ये व्यक्ति और सरकार दोनों के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, यानी इसका क्षेत्र भी व्यापक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। आर्टिकल खासकर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी अधिकतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु का तो कोई प्रावधान किया नहीं गया है संविधान में, जबकि इनकी अधिकतम आयु सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष निर्धारित की गई है कि 62 वर्ष के होने के बाद इनको हटा दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में ये 65 वर्ष निर्धारित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कथन और कारण के रूप में दिया गया है। तो जो स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है, जबकि इसका कारण दिया गया है कि इसे न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति मिली हुई है। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है संविधान की, इसी प्रकार हाई कोर्ट भी करता है क्योंकि इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मिली हुई है, जिसके तहत अगर राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो ये उसे विधि शून्य कर सकता है, यानी हाई कोर्ट को भी ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक, इस प्रकार हाई कोर्ट से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था, उसके पहले राज्य विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और इसके पहले भी हम लोगों ने अनुसूची भाग और प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़े थे एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और वहां से इनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।